नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी का वीडियो सीरीज और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इक्वेशन आपको पढ़ना है जो बहते हुए तरल पदार्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें से अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गति के समीकरण के बारे में जो फ्लूइड के फ्लो के लिए इम्पोर्टेंट है। तो गति के समीकरण में हमने पहला समीकरण डिस्कस किया था, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए के बारे में। ठीक है, जिसमें एफ जो होता है वो 5 प्रकार के फोर्स होते हैं जिस किसी फ्लूइड में ऐड करते हैं। ठीक है, और उसी को हम मॉडिफाई कर करके अलग अलग इक्वेशन प्राप्त करते हैं, जैसे कि रेनॉल्ड समीकरण है ना, नेवर स्टोक समीकरण और यूलर समीकरण। इसके बाद आपका आता है बर्नौली इक्वेशन, फिर मोमेंटम इक्वेशन। तो बेसिकली आपका टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन, और बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको पहले यूलर इक्वेशन को समझना जरूरी है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे यूलर की गति का समीकरण के बारे में। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या मिलता है कि किसी भी फ्लूइड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फ्लूइड का मास m है और उसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन a पैदा हो रहा है। तो F जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होता है? उस फ्लूइड के मास और एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था। ठीक है, तो उसी इक्वेशन में क्या होता है, एफ जो होता है 5 प्रकार के फोर्स होते हैं, है ना। ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, है ना। इसमें टर्बुलेंस फोर्स भी है, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स भी है। तो यूलर ने क्या किया, जो फ्लूइड है उसको उन्होंने क्या माना, आइडियल फ्लूइड माना। उन्होंने उसको क्या माना, इनकम्प्रेसिबल फ्लो माना, असंपीड्य प्रवाह माना। असंपीड्य प्रवाह मतलब डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसका कंप्रेसिबल फोर्स को उन्होंने क्या माना, नेग्लेक्ट किया। इसमें जो भी फ्लो है उसको लेमिनार माना, है ना। तो इससे क्या होगा, टर्बुलेंट फोर्स को नेग्लेक्ट किया गया, है ना। वैसे ही जो फ्लो है उसको उन्होंने आइडियल फ्लो माना। आइडियल का मतलब आदर्श तरल माना। तो आदर्श तरल मानने से क्या होगा, उसमें जो विस्कस फोर्स ऐड करेगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो विस्कोसिटी हम नहीं है ऐसा मान रहे। तो यूलर ने 3 तरीके के फोर्स को नेग्लेक्ट किया और बाकी जो 2 फोर्स बचा, ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स, दोनों को बेसिस पे इक्वेशन डिराइव किया। उसी को यूलर के गति का समीकरण कहते हैं। तो यूलर का समीकरण किस पे बेस्ड है, 2 फोर्स के बेसिस पे, है ना। Euler equation is based on 2 forces acting on fluid element। कोई भी फ्लूइड पार्टिकल आप ले रहे हैं जिस एनालिसिस के लिए, तो उसमें 2 तरीके के फोर्स कार्य करते हैं, उसी को उन्होंने एनालिसिस में लिया। पहला फोर्स कौन सा लिया, प्रेशर फोर्स, दाब बल। एफ पी। और दूसरा फोर्स कौन सा लिया गया, ग्रेविटी फोर्स। बाकी 3 फोर्स को नहीं उन्होंने नेग्लेक्ट किया हुआ। गुरुत्व बल एफ जी। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स को लेते हुए जो इक्वेशन आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, यूलर का समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे कि आपके पास कोई एलिमेंट है, फ्लूइड एलिमेंट, जो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड को
आप ऊपर से नीचे बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के फ्लो करा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे फ्लो कराना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर की तरफ फ्लो होगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जो प्रेशर फोर्स होगा, उस फोर्स के कारण उसमें प्रेशर आएगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट हम जानते हैं कि जिस पॉइंट से बहना स्टार्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम। जिस पॉइंट से ये बहना स्टार्ट करता है उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम, और जिस पॉइंट पे वो बहता है, लास्ट जिस पॉइंट को बहता है उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, है। तो यहाँ से यहाँ बहना शुरू कर रहा है, इसलिए ये अप स्ट्रीम हो गया, ऊपर की धारा है, और ये डाउन स्ट्रीम नीचे की धारा है। ठीक है, अब इसमें कोई एनालिसिस के लिए हम क्या ले रहे हैं, मान लो एक फ्लूइड पार्टिकल है जो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है। हमने क्या माना, एक फ्लूइड पार्टिकल या फ्लूइड एलिमेंट है जो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसकी लंबाई क्या है, ds है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, dA है ना। और ये जो फ्लूइड पार्टिकल है उसका वर्टिकल हाइट कितना है, dz है ना। और रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, ये घनत्व है, डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड फ्लो। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड पार्टिकल है ये इस तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस छोटे से फ्लूइड पार्टिकल ds की लंबाई है, इसमें कौन कौन से फोर्स ऐड कर रहे हैं, है ना, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए दो ही फोर्स को आप लोग लेना है, प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। तो हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया इस एंड पे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना प्रेशर अप्लाई किया, P, और इसके कारण जो फोर्स आया वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू दिस एरिया, तो ये आपका प्रेशर फोर्स मिल जाएगा, है ना। अब ये यहाँ पे फोर्स लगाने से ये धीरे धीरे ये ट्रांसमिट होगा फोर्स लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, है ना। तो ये ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ले इस पे ऐसे ट्रांसमिट होगा प्रेशर, और ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लो ये प्रति लंबाई कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, ये हम मान लेते हैं dP/ds, ये प्रति लंबाई इतना प्रेशर चेंज हो रहा है, तो कुल प्रेशर कितना बढ़ेगा, इसको ds से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कुल लंबाई ds है, तो ये टोटल प्रेशर चेंज हुआ या बढ़ा, है ना। अब पहले कितना प्रेशर था, P था, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे आते तक, इस एंड पे, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स क्या होगा, dA, ये हो जाएगा। अब ये टोटल प्रेशर फोर्स है यहाँ इस पॉइंट पे लगने वाला, लेकिन क्या होता है, ये एलिमेंट जो है इसके आगे वाले एलिमेंट को इतना प्रेशर लगाएगा, तो इसके आगे वाला एलिमेंट इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, मतलब ये जो प्रेशर फोर्स होगा उसका डायरेक्शन जो है ये इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर फोर्स इस एंड पे इस तरह है, तो दो प्रेशर फोर्स दोनों एंड पे एक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, फ्लूइड एलिमेंट है, इसका वेट, या जिसको हम ग्रेविटी फोर्स भी मान सकते हैं, ग्रेविटी फोर्स या वेट क्या हो जाएगा, ये होगा ρgv या आप इसको ये वेट हो जाएगा mv होता है, या सॉरी mg होता है ना, m की जगह आप रो v कर सकते हैं, तो ये फाइनली आपका ρgv होगा, डेंसिटी इंटू गुरुत्वीय त्वरण गुणित आयतन। यहाँ पे v का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ρg dA इंटू dV इज वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट, है ना, ds, dA, और ये लंबाई इसका एरिया, और ये लंबाई ये सिलेंडर का वॉल्यूम, g गुरुत्वीय त्वरण, रो क्या है इस पूरे फ्लूइड पार्टिकल का घनत्व, तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्स। ठीक है,
तो ये तीन फोर्स इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये जो गुरुत्वीय त्वरण है वो इस डायरेक्शन से एक्सिस से थीटा डिग्री पे है ना। तो थीटा यहाँ पे हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस ट्रायंगल फॉर्म होगा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, dz/ds। तो ये एंगल यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या करना है, ये जो फोर्स ऐड कर रहा है ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स, इसको पुटअप करना है कहाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो क्या होता है, सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एलिमेंट, इस फ्लूइड पार्टिकल में कुल कार्य करने वाला बल। ठीक है, क्या हो जाएगा अभी, मान लो एस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इन एस डायरेक्शन, एफ एस मान लेते हैं। तो एफ एस में कितना फोर्स है, देखिए ये, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लीजिए, इसको नेगेटिव, तो ये आपका आएगा पी डॉट डी ए। इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स ऐड कर रहा है, ये माइनस हो जाएगा, पी प्लस डी पी डी एस इंटू डी एस ब्रैकेट इंटू डी ए नेगेटिव। और इस ग्रेविटी फोर्स को आप रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरफ आएगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा इधर, और ये कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। तो ये फाइनली माइनस हो जाएगा रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा कंपोनेंट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपको फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये फोर्स के लिए इक्वेशन, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, पी डी ए माइनस पी डी ए, ब्रैकेट आप तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा डी पी डी एस डी ए माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा। ये पी की कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये इक्वेशन नंबर 1, टोटल फोर्स। अब हमें क्या चाहिए, मास चाहिए कि कितना मास जो है उस फ्लूइड पार्टिकल का है। मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट है ना, फ्लूइड का तरल पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा। मान लो m है तो m बराबर क्या हो जाएगा, मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो ये फाइनली आपको मिलेगा रो डी ए डी एस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी के फॉर्मूला से ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड फ्लूइड पार्टिकल इन एस डायरेक्शन। एस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो एस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एस डायरेक्शन में मान लो ए एस है एक्सेलरेशन, और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। अब ये वेलोसिटी जो है वो किसका फंक्शन होता है भाई, इट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एस एंड टाइम टी। तो हम इस v को क्या लिख सकते हैं, डी एस अपान डी टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनली ए एस का एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा डी अपान डी टी डी एस अपान डी टी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एस अपान डी टी को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपको मिलेगा
dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt प्लस dv अपॉन dt। इस इक्वेशन को आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ds अपॉन dt क्या है, व्हाट इज ds अपॉन dt? ds अपॉन dt है वेलोसिटी v और dv अपॉन dt ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आइडियल फ्लूइड अगर हम ले तो आइडियल फ्लूइड के केस में, आदर्श फ्लूइड के केस में ये अगर हम फ्लूइड को स्टेडी फ्लो माने, है ना, एक समान प्रवाह माने, तो स्टेडी फ्लो के लिए ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेग जो परिवर्तन होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो जीरो होता है। तो हम स्टेडी फ्लो मान रहे हैं और ये तो यहाँ पे फाइनली एक्सेलरेशन का मान आपको मिलेगा v dv अपॉन ds। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब फाइनली फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या आता, हम जानते हैं एफ एस इज इक्वल टू एम ए एस होगा, है ना। इक्वेशन 1 2 3 से ये सारे वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। इक्वेशन एफ एस हमें क्या मिला था, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ था माइनस डी पी अपॉन डी एस डी ए डी एस माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू मास का वैल्यू इक्वेशन 2 से हमें मिला था रो डी ए डी एस और एक्सेलरेशन वी डी वी अपॉन डी एस, ये आपको इक्वेशन 3 से मिला था। फाइनली पुटअप करने के बाद ये मिला, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डिवाइडिंग एबोव इक्वेशन बाई, दोनों तरफ हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, रो डी ए डी एस से, इससे हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डी ए डी एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी पी डी एस अपन रो, ये बचेगा माइनस ये रो डी ए डी एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जी कॉस थीटा और ये आपका यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वी डी वी डी एस। ये हम रो डी ए डी एस से डिवाइड दोनों तरफ विभाजित करने से ऐसा मिलेगा। अब ये कॉस थीटा का वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, पहले देखे थे ये कॉस थीटा क्या होता है, जी डी जेड अपॉन डी एस। ठीक है, तो इसको हम इस तरफ पक्षांतर भी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रो डी एस प्लस जी डी जेड डी एस प्लस वी डी वी डी एस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मिलेगा। अब यहाँ से डी एस को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन है, तो ये हो जाएगा रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमें मिला हुआ है, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं यूलर का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन 4 इज यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन 4 क्या है, यूलर का गति का समीकरण है। ठीक है, इसी इक्वेशन का आगे यूज करके हम लोग बर्नौली इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो बर्नौली इक्वेशन को पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बर्नौली इक्वेशन अगर डिराइव करना है तो यूलर समीकरण से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।